हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एग्जाम क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखे थे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट टाइप के लाइन स्पेक्ट्रम देखे थे, जिसमें लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंडल, हम्फ्री थे। तो उसमें क्या हम लोग देखे थे कि जो लाइमन स्टडी होता है वो अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में प्राप्त होता है, जो बामर होता है वो विजुअल क्षेत्र में, और इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी थे सब कहाँ प्राप्त होते हैं? इंफ्रारेड क्षेत्र में ना। हम वहाँ पे आपको बताए थे कि लाइमन किसी भी श्रेणी की जो पहली रेखा होता है उसका तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम और अंतिम रेखा की तरंगदैर्घ्य मिनिमम होता है ना। और जो तरंगदैर्घ्य होता है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जिसका तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम उसकी आवृत्ति मिनिमम, और जिसकी तरंगदैर्घ्य मिनिमम उसकी आवृत्ति मैक्सिमम ना। उसके बाद क्या हम लोग टोटल नंबर ऑफ लाइन, कुल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना सीखे। उसमें लाइमन श्रेणी की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, बामर की, पास्चन की, ब्रैकेट की, फुंडल की, हम्फ्री की, वो भी देखे थे ना। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको बताए थे कि यदि इलेक्ट्रॉन 5वें से पहले पे आता है, यदि इलेक्ट्रॉन 6वें से दूसरे पे आता है, यदि इलेक्ट्रॉन 7वें से पहले पे आता है, तो उनमें कुल रेखाओं की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं और विभिन्न रेखाओं की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। विभिन्न रेखाओं मतलब लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंडल, हम्फ्री का ना। तो हम दो तीन तरीके से आपको क्वेश्चन बताए थे। एक तो फार्मूले से रिलेट करके क्वेश्चन बताए थे, एक ट्रिकी मेथड पे बताए थे कि किस तरीके से अगर कुल रेखाओं की संख्या दिया है तो आप लोग विभिन्न श्रेणियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर कुल श्रेणियों की संख्या दिया है तो कुल रेखाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। आपको क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि लाइमन, बामर, पास्चन क्या मिले। आपको क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में कितने लाइन प्राप्त होंगे, विजिबल क्षेत्र में कितने होंगे, इंफ्रारेड में कितने होंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन कराए आप पिछले लेक्चर में हमारे देख सकते हैं। उसके बाद हम उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दिए थे करने को, तो उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन किए होंगे हाँ। उसके बाद क्या हम लोग डिफरेंट टाइप के कक्षाओं में ऊर्जा लिखे थे। पहले कक्षा की ऊर्जा, दूसरे कक्षा की ऊर्जा, तीसरे कक्षा की ऊर्जा, चौथे कक्षा की ऊर्जा, शायद यहाँ हम आपको बताया था। और दो ऊर्जा अंतरों के मध्य, दो ऊर्जाओं के मध्य अंतर कितना होता है ना। तो यहाँ हम आपको बताए थे। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन दिए थे कि आप लोग विभिन्न कक्षाओं को ऊर्जा भी ज्ञात करिएगा और उनके अंतरों को भी याद करिएगा। तो उम्मीद है आप लोग किए होंगे ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप के केस देखेंगे, स्पेशल केस ना। तो हम लोग के जानते हैं ना, के लिए इनका मान कितना, 1 2 3, अरे कोसों की संख्या, कोसों की संख्या। नाभिक के सबसे निकट कौन होता है, के, उसके लिए इनका मान कितना होता है, 1, एल का मान 2, एल का मान 3, एल का मान 4 ना। तो इसको कौन सा स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ना। जो नाभिक के सबसे निकट रहता है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे से बढ़ता जाएगा ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट केस देखें, यदि n का मान बढ़ा, यदि n का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। रेडियस, इसका मतलब क्या, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर n का मान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, घटेगा। और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बोले तो गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ना। तो एक बार और, यदि n का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। और त्रिज्या बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब समझते हैं, जो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये त्रिज्या के क्या होते हैं, समानुपाती। रेडियस क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। परंतु जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो रेडियस के क्या होते हैं, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मतलब कुल ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो अब इसमें संबंध क्या है, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है 2 इनटू टोटल एनर्जी। इसका मतलब क्या कि पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कुल ऊर्जा कितना, 2 ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, माइनस टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है -2 इनटू काइनेटिक ना। तो अब इनसे रिलेट करके हम क्वेश्चन करते हैं। और कुछ डिफरेंट टाइप के एनर्जी है, जैसे एक्साइटेड एनर्जी, उत्तेजित ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, उत्तेजित ऊर्जा, आयन ऊर्जा और पृथक्करण ऊर्जा। तो इन तीनों को सबसे पहले परिभाषित करते हैं, उसके बाद इनसे रिलेट करके, इन सब से रिलेट करके हम क्वेश्चन करेंगे ना। तो परिभाषा देखिए, बहुत इजी है, बहुत इजी। एक्साइटेड एनर्जी, उत्तेजित ऊर्जा, यदि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, मूल अवस्था से किसी भी उत्तेजित अवस्था, मूल अवस्था मतलब क्या,
E1 to E2 E3 E4 कुछ भी ना। यदि इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था ठीक है ना, E1 मूल अवस्था से किसी भी उत्तेजित अवस्था एनी एक्साइटेड स्टेट किसी भी उत्तेजित अवस्था में लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्तेजित ऊर्जा या उत्तेजन ना। एक बार और इलेक्ट्रॉन स्टेट से किसी भी मूल अवस्था से एनी एक्साइटेड किसी भी उत्तेजित अवस्था में ले जाने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तेजन ना। अब आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोले तो आयन ऊर्जा या आयनीकरण, क्वेश्चन को डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे देता है। तो आयनाइजेशन किसे कहते हैं, ग्राउंड स्टेट से काम इनफाइनाइट, ग्राउंड स्टेट से काम इनफाइनाइट, मतलब इसका मतलब क्या, E1 to E इनफाइनाइट ना। यदि इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था से अनंत अवस्था में ले जाया जा रहा है तो उसको कौन सा ऊर्जा बोला जाता है, कौन सी ऊर्जा। तीसरा क्या है, सेग्रीगेटेड, बहुत इजी परिभाषा सेग्रीगेटेड। यदि इलेक्ट्रॉन को एनी एक्साइटेड स्टेट मतलब किसी भी उत्तेजित अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट से कहां लेके जाया जाए, अनंत, तो उसको क्या बोलते हैं, पृथक्करण ना। तो ये डिफरेंट टाइप के ऊर्जा। एक बार और एक्साइटेड ऊर्जा जिसे कहते हैं, उत्तेजन ऊर्जा। यदि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहां ले जाए, किसी भी उत्तेजित अवस्था में, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। यदि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से अनंत लेके जाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, आयनीकरण, क्या बोलते हैं, आयनीकरण। तीसरा, यदि इलेक्ट्रॉन को किसी भी उत्तेजित अवस्था से अनंत तक लेके जाया जाए, किसी भी उत्तेजित अवस्था से अनंत तक लेके जाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पृथक्करण ना। तो उत्तेजन ऊर्जा, आयन ऊर्जा और पृथक्करण ऊर्जा ना। अब एक हम आपको एग्जांपल बताते हैं, तो इनसे रिलेटेड एक एग्जांपल बताते हैं, आप लोग देखिए। जैसे क्वेश्चन था तो एग्जांपल देखिए, जैसे आपसे कहा कि हीलियम आयन के आयनाइजेशन एनर्जी की गणना, तो हीलियम आयन के आयनाइजेशन एनर्जी की गणना पूछा है। तो आपको सबसे पहले ना ये आयनाइजेशन एनर्जी मालूम रहना चाहिए, होता क्या है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट। इसका अर्थ क्या हुआ, E1 से कहां, अनंत, E1 से कहां, अनंत। ग्राउंड स्टेट यही है ना, E1 है। तो बताएं ऐसे गणना किसका कर लो, डेल्टा E इक्वल टू क्या होता है, E इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट हो जाएगा ना, माइनस E1। तो डेल्टा E बराबर क्या, माइनस E1 ना। अब हम लोग जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल टू माइनस, अब इसका स्थान हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 बटे 1 पावर जेड अपॉन एन स्क्वायर। एन का वैल्यू कितना, 1 ना। ग्राउंड स्टेट की बात किया है, ये भूलना मत करिए, क्वेश्चन ऐसे आता है। अभी और क्वेश्चन आपको बताते भी और आपको देगा ये क्वेश्चन करने को ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा E इक्वल टू 2 2 4। तो हीलियम आयन के आयनाइजेशन एनर्जी का मान कितना, 54 ना। तो इस तरीके से हम आपको और रिलेट करके क्वेश्चन बताते हैं, और आपको क्वेश्चन देंगे भी करने को, तो आप क्वेश्चन करिएगा ना। देखिए एग्जांपल देखिए, आपसे कहा कि लिथियम आयन के सेकेंड एक्साइटेड एनर्जी की गणना। तो सेकेंड एक्साइटेड एनर्जी मतलब क्या है, द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा। अब इसको करने से पहले आपको ये मालूम रहना चाहिए एक्साइटेड एनर्जी कहते हैं। तो एक्साइटेड एनर्जी किसे कहते हैं, ग्राउंड स्टेट से एनी एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब क्या, ग्राउंड स्टेट मतलब क्या, E1 से प्रथम एक्साइटेड मतलब E2 और द्वितीय एक्साइटेड मतलब क्या हो जाएगा, E3
ना। तो इसका मतलब क्या कि लिथियम के पहले से तीसरे कक्षा की उत्तेजन को लेकर आए। तो कैसे हम क्या करेंगे, डेल्टा E इक्वल टू 13.6 इंटू, हम लोग जानते हैं कि जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे दो डिफरेंट कक्षा की बात किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 के स्क्वायर, ये ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि डेल्टा E इक्वल टू 13.6 इंटू जेड, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, और यहाँ क्या 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 पावर 2, तो डेल्टा E इक्वल टू 13.6 इंटू 9, यहाँ क्या हो जाएगा 8 बटे ना, इन और उस कट जाएंगे, डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इकाई लिथियम आयन के द्वितीय उत्तेजन ऊर्जा क्या होगी, कितना होगा 108 ना। तो अब किसी को कुछ भी क्वेश्चन आप जो भी पूछेगा उसको उसकी गणना कर सकते हैं ना। तो एक और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम आपको करते हैं। जैसे क्वेश्चन कह दिया कि यदि एक तत्व जिसके सेकंड एक्साइटेड एनर्जी, सेकंड एक्साइटेड एनर्जी का जो मान दिया हुआ है वो 302.25, तो तत्व होगा, तो तत्व क्या होगा, जैसे एग्जांपल यहां पे दे दिया, हीलियम प्लस डी, हाइड्रोजन सी, बेरिलियम प्लस 3 डी, बोरान प्लस ना। एक तत्व जिसके सेकंड एक्साइटेड एनर्जी का मान कितना 302.25 है, तो तत्व हो, तो आपको बता रहा है कि तत्व कौन होगा ना। तो बताएं एक्साइटेड एनर्जी का मान कितना दिया हुआ है 302.25 इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड एनर्जी मतलब इसका मतलब क्या यही होगा, तो यहाँ क्या 1 अपॉन, डायरेक्ट लिखते हैं ये वाला वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन 9, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 302.25 इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 बटे ना। तो देखें काट देंगे हम लोग, तो यहां पे क्या हो जाएगा जीरो ना, ये नौ से भाग किए, तो ये वैल्यू आया। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में जो हम लोग स्टडी बनाए हैं उसमें देखें तीसरे कक्षा की जो ऊर्जा प्राप्त होगा आपको ये प्राप्त होगा ना। तो अब क्या जेड स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 302 इंटू 25 अपॉन 22.0, तो आंसर कितना 25.समथिंग आ रहा है। इसका मतलब क्या जेड स्क्वायर का बराबर 25.समथिंग, तो जेड बराबर क्या है 5। बताएं परमाणु क्रमांक 5 किसका होता है, ये ना। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है एग्जाम में। और अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जैसे मान लें
यदि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी आपको दिया हुआ है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, यदि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसके पोटेंशियल एनर्जी तथा काइनेटिक एनर्जी की गणना करें। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है 2 into टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 into -13.6। तो आंसर क्या बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -27 किलो और काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस टोटल एनर्जी होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू -13.6। तो आंसर क्या बन जाएगा 13.6 ये ना। तो अब इनसे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन देंगे करने को, अब तो करिएगा ना। हम लोग पढ़ेंगे रिडबर्ग फार्मूला। तो देखेंगे, तो हम लोग बात करेंगे रिडबर्ग फार्मूले की। रिडबर्ग फार्मूला बोले तो इससे हम लोग किसकी गणना कर सकते हैं? जो N2 कक्षा से N1 कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते हैं उनके तरंग दैर्घ्य की और उनके आवृत्ति संख्या। तो फार्मूला क्या है? 1/λ इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि न्यू बार इक्वल टू होता है 1/λ। तो फार्मूला ये भी हो सकता है कि न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। आपसे जो भी पूछेगा, जैसे मान लीजिए न्यू पूछा तो आप लैम्डा की गणना करके न्यू बार बता सकते हैं ना। तो इसमें Z क्या है? Z परमाणु क्रमांक, बाकी के तरंग दैर्घ्य तरंग संख्या को आप लोग जानते हैं। RH क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू ना क्या बोलते हैं नियर अबाउट 10^5 सेंटीमीटर न्यूटन और एंगस्ट्रॉम में 912 1/RH इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर की बात करते हैं तो N2 बराबर क्या होता है? N1 प्लस नंबर ऑफ लाइन। जैसे N1 तो हमें मालूम है, किसी की बात करेगा तो इसकी N1 तो हमें मालूम रहेगा। जैसे लाइमन के लिए N1 का मान कितना होता है? 1 52 के लिए 2 65 के लिए 3 N1 का मान मालूम रहता है। 52 N2 का N2 की संख्या कैसे निकालते हैं? N2 इक्वल टू N1 प्लस नंबर ऑफ लाइन। अब जैसे मान लें एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, 2-3 एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे ना। जैसे एक एग्जांपल है कि हीलियम आयन के लाइमन से मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य की गणना करें। किसकी बात किया? मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य की ना। तो अब हम तरंग दैर्घ्य की गणना करेंगे, समझिएगा। क्वेश्चन में बात किसकी किया है? लाइमन की। बुद्धि का उपयोग करिएगा, ज्यादा टेंस होने की जरूरत ना। अब आपको हम बताए हैं कि लाइमन थ्रेडिंग के लिए N1 का मान कितना होगा? 1। पिछले लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं N1 का मान कितना पड़ेगा। ये लाइमन बोला ना, तो लाइमन तो N1 क्या 1 लाइमन का बोला। अब उसके बाद बोला है कि मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य की गणना करें। अब बताएं, हम आपको ये वर्ड लिख पाए हैं कि किसी भी श्रेणी के जो प्रथम रेखा होता है उसका तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम होता है। तो तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम किसका होगा? जो दूसरे से कहां आ रहा है? पहले दूसरे से पहले। इसका मतलब क्या? N2 का मान कितना हो जाएगा? 2। दूसरे पहले आ रहा है, प्रथम रेखा वही ना है, तो N2 का मान कितना हो जाएगा? याद रखिएगा। अरे मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य पूछ लेता है, कहता है बीटा, कहता है अल्फा, कहता है गामा। हम यही बताएं कि किसी भी श्रेणी का जो पहला लाइन होता है उसको अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा कहते हैं ना। तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, आप लोग करिएगा। तो अब इसमें हमें तरंग दैर्घ्य की गणना करना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 1/λ इक्वल टू RH इनटू Z स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 1/N1 का स्क्वायर। अब N1 का स्थान पे कितना हो जाएगा? 1 और 2 माइनस 1/N2 का स्क्वायर। N2 का मान कितना? 2 और। तो बताएं Z मतलब क्या? परमाणु क्रमांक। Z मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना? 2। यहाँ 2 क्लियर। अब अगला क्वेश्चन 1/λ इक्वल टू RH इंटू 4। अब यहां पे क्या? 2 दूनी 4, 4 के 4 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3
और 2 3 4 ये 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/4। अब ये 4 और 4 आ जाएंगे कट जाएंगे, तो बना क्या 1/λ इक्वल टू RH इंटू 3। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू 1/RH इंटू 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 1/RH का वैल्यू कितना 912, ये 912 इंटू 1/3। लैम्डा इक्वल टू क्या एंगस्ट्रॉम, ये तो हेलियम आयन के लाइनर साइड के मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य की गणना, मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य 304 एंगस्ट्रॉम ना। एक और एग्जांपल फिर आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन ही बोला कि बामर श्रेणी, किसकी बात की है, बामर श्रेणी, बामर श्रेणी की फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन, प्रथम रेखा तथा अंतिम रेखा के तरंगदैर्घ्य की गणना करें। तो बामर श्रेणी के प्रथम रेखा और अंतिम रेखा के तरंगदैर्घ्य की गणना कैसे करना है, तो बताएं। पहले लोग किसके लिए निकालते हैं, फर्स्ट पहले रेखा की तरंगदैर्घ्य निकालते हैं ना। तो पहले रेखा की तरंगदैर्घ्य निकालना है, बताएं n1 का मान कितना होगा 2। ध्यान करें, बामर की बात किया ना, तो बामर हम लोग बिल्कुल बेस से बिल्कुल बेस लगा रहे हैं, बढ़ाइए ना। बामर की बात किया है तो बामर के लिए n1 का मान कितना होता है 2। अब प्रथम रेखा की बात किया तो प्रथम रेखा मतलब क्या, तीसरे से दूसरे में आ रहा है ना। यहाँ पे देख सकते हैं n2 बराबर क्या n1 का मान कितना 2, और उसका बोला प्रथम रेखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 1 3, तो यहाँ से हो जाएगा n2 का मान कितना हो जाएगा। तो अभी हम लोग जानते हैं 1/λ इक्वल टू RH इंटू Z²। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बामर श्रेणी की बात की, कुछ कहा नहीं तो हम किसको मानते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना। तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, अरे n1 ये और n2 ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/λ इक्वल टू RH, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 9 2 3 4 4 में 36 और 9 यहाँ आ जाएगा 4 यहाँ, तो 5/30 5/30। अब इसको हम लोग और कर लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 1/RH। अब 1/RH को हम लोग क्या लिख सकते हैं 912। अब जब 1/RH लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 ऊपर चले जाएगा 5, जब काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7.2। तो 7.2 का 912 में हम लोग गुणा करेंगे, नियर अबाउट लगभग, आप लोग करके देख लीजिएगा। आंसर ये, तो बामर श्रेणी के प्रथम रेखा के तरंगदैर्घ्य ना एंगस्ट्रॉम नियर अबाउट कितना ना। उसके बाद क्या अंतिम रेखा पूछा है, लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन देखिए। अब लास्ट लाइन की बात किया है तो बताएं n1 का मान कितना होगा 2 ही होगा, परंतु n2 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, अंतिम रेखा तो इनफाइनाइट ना। तो रख दे फार्मूले पे 1/λ इक्वल टू RH इंटू 1/n1 का स्क्वायर मतलब 2 पावर 2 माइनस 1/इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, तो 1/λ इक्वल टू RH इंटू 1/4। तो बताइए लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/RH इंटू 4। तो 1/RH के स्थान पे क्या हो सकता है 912, तो 4 यहाँ है इसमें थोड़े बहुत तरह का हो देखिए ये था ट्रिगर फार्मूले से रिलेटेड सम। अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, देन क्लास में देखे लेक्चर के, तो आप लोग क्वेश्चन करिए और हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर।
क्वांटम संख्या ना, तो